हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का सेकंड टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें जिस टॉपिक्स में से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई एचएसएससी का एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएससी तक का भी एग्जाम होता है, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नहीं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ। इसके साथ साथ इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट अनुसूचियों के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम के नाम से, आप वहां से जाकर वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको स्टैटिक जीके करना है या जनरल अवेयरनेस करना है तब भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वो क्लासेस एग्जाम फैक्ट चैनल पर मिलेंगी। आपने अगर एग्जाम फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहां से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एग्जाम फैक्ट पर हमारी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी। इस चैनल पर आपको सोशल साइंस की क्लासेस साथ साथ पेडागोजी की क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं आज की इस क्लास फंडामेंटल राइट्स को। यहाँ पर मैंने लिखा है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ये आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता है। बट ये मेन मैं आपको जो मैंने आप सीरीज लेकर चल रही हूँ वो चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम और TSSSB के एग्जाम को लेकर चल रही हूँ। वैसे एचएसएससी में भी ये क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है ये दिया गया है, एसएससी में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो आपके अधिकार हैं, जिनसे जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए उन्हें सजा का प्रावधान है। यानी आपके जो राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये सब क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, सॉरी कर्तव्य तो ड्यूटीज होता है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ये। अब ये बात आती है कि कौन से भाग में रखे गए हैं, कौन से आर्टिकल हैं इसके, क्योंकि आपके संविधान की जो बुक है ना, इसमें ना पूरे ऐसे एक तरीके से भाग बनाकर यानी कि पार्ट्स बनाकर इसको रखा गया है, और हर किसी के अपने अपने क्या है, अलग अलग चैप्टर्स है। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, बुक में भी क्या होता है, कोई चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है, चैप्टर 3 होता है, उसमें बताया जाता है कि चैप्टर 1 में हम ये बातें बताने वाले हैं। उसी तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ना कुछ पार्ट्स हैं। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था 22 भाग हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कितने भाग हैं। तो जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि इसमें कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में है, 12 से 35 तक का जो आर्टिकल है वो किसका आता है, आपके मूल अधिकारों का आता है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़िएगा, कभी आप सोचे ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना पूछे जाएंगे। तो जो आपका एग्जाम है चंडीगढ़ पीआरटी का, वो उसमें ना ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टफ लेवल मुझे नहीं लगा जीएस का। तो आपको ये सारे जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से भाग में दिए गए हैं, तो किस में है, ये भाग 3 में है। ठीक है, ऐसे याद रखना, जो मौलिक अधिकार है, अधिकार को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, अधिकार ए करके लिखते हैं। तो ए और 3, तो ये सेम टू सेम हो गए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ए और 3 तो किस में है, ये आपके भाग 3 में है। और अमेरिका भी किससे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहां से ये भी 3 जैसा, ये भी 3 जैसा, और अधिकार भी 3 जैसा है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि हमने किससे प्रेरित होकर इसे हमारे संविधान में शामिल किया है, अमेरिका। आपका जो भारत का संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है, यानी कि हमारे इंडिया का है। जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा वो तो सोचेगा ही नहीं कि इंडिया का हो सकता है, बट इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद इस जो मौलिक अधिकार है उसे क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक तरीके का राजकीय पत्र है, यानी कि एक तरीके का आज्ञा पत्र है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। तो ये राजकीय पत्र है इंग्लैंड का। ठीक है, तो इंग्लैंड में सबसे पहले ये मैग्ना कार्टा लाया गया था। इसके बाद इसे हम इंडिया में भी क्या कह देते हैं कि क्या है, भारत का मैग्ना कार्टा है। इंग्लैंड का राजकीय पत्र है मैग्ना कार्टा, जो 1215 में आया है। इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, क्योंकि आपसे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मतलब कुछ अलग हों।
तो इसमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल किसके पास में, आपके इंडियंस के पास में है, ठीक है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे आपका आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। तो ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल आपके पास में है, जिनका यूज केवल आप कर सकते हैं। कोई भी विदेशी बाहर से आकर इन मौलिक अधिकारों की हमसे डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, किसे प्राप्त है, केवल इंडियंस को प्राप्त है। 16 वाला है, 18 वाला है, 19 वाला है, 29 है और 30 है। तो 16, 18, 19, 29 एंड 30 ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो किसे प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा ऑप्शन दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो अब आप क्या टिक करेंगे, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। सॉरी, एक मिनट, 1 सेकेंड। तो यहां पर 16 है, 18 है, 19 है, 29 है और 30 है, ठीक है। तो ये याद रख लेने हैं। अब यहां पर बात आती है कि मौलिक अधिकार जो है इन्हें खत्म किया जा सकता है, इन्हें खत्म नहीं कर सकते, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। वो भी उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी, जब हम क्या करेंगे, उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सेना का कानून लगा हुआ है, सेना के सदस्यों के संबंध में कोई बात है तब इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, या कोई आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई है देश में तब इन्हें क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, या संविधान में संशोधन करके हम संविधान में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं और इन्हें क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, याद रखने हैं। 3 से याद रखिएगा, 3 से अमेरिका है, 3 से भाग 3 है और 3 से क्या है, अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का चैप्टर किस में है, 3 में है, ऐसे याद रखना। हमारे पास कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं, 12 से 35 तक के आर्टिकल में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुछ कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, ये सस्पेंड हो सकते हैं। इसमें से 16, 18, 19, 29 और 30 ये किसे प्राप्त है, केवल हमारे इंडियंस को ही प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद जो आर्टिकल आपका 29 है और 19 है, इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपसे आर्टिकल 21 कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये आपके जीवन का अधिकार है। अब आपसे आपके सांस लेने का अधिकार तो कोई नहीं छीनेगा। इसके साथ साथ आपसे आर्टिकल 19 भी नहीं छीना जा सकता, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर मान लीजिए आपके देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण कर देता है, तब आपसे आर्टिकल 19 छीना जा सकता है, या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह जब होगा ना, तो उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो इसमें 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके सस्पेंड नहीं होंगे, 19 एंड 21। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको 21 टिक करना होगा, क्योंकि 19 कुछ कंडीशन में सस्पेंड हो जाता है, लेकिन 21 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं मूल संविधान में हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें कितने तरीके के राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तब उसमें कितने टाइप्स के हमारे पास में राइट दिए थे। तो हमें ना 7 टाइप के क्या दिए थे, इन्होंने मौलिक अधिकार दिए थे, यानी कि 7 टाइप के हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन बाद में एक फंडामेंटल राइट को हमने अमेंडमेंट करके इसमें से हटा दिया 1978 में। 44 अमेंडमेंट के दौरान, यानी कि कब हटाया गया है, 1978 में इसको हटा दिया, और इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा किया गया, 44th अमेंडमेंट किया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है। इसमें ना इतने सारे संविधान संशोधन हुए हैं, इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए कि इसका नाम हमने क्या रख दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो 42 वाला जो अमेंडमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या हम इसे इंदिरा का संविधान कहते हैं। क्योंकि 42 अमेंडमेंट जब हुआ था, तब उस समय में आपके इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने इतने सारे अमेंडमेंट कराए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी लोग उसे 42 अमेंडमेंट को क्या बोलने लगे कि ये इंदिरा का संविधान है, या ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया। इसने जितने भी 42 में अमेंडमेंट हुए थे उन सबको पलट के रख दिया। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि कैसे इसमें चेंजेस हुए हैं। बट अभी आपका बस यही जानना जरूरी है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका 42 अमेंडमेंट है। 1978 में अमेंडमेंट 44 के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि जो आपके
राइट टू प्रॉपर्टी था उसको मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपके मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो आप क्या टिक करेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो किस में आता है, 19(1)(f) में था और आर्टिकल 31 में था। तो ये दोनों आपके संविधान से हटा दिए गए, यानी कि इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब ये नहीं है, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात नहीं होती है। आप बहुत ज्यादा संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकते। इस एफ में लिखा गया था कि आपके पास में क्या है, संपत्ति अर्जन पर रोक है, यानी कि आप बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं आपको। तो इसमें यही संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। 1978 में 44 अमेंडमेंट के तहत संपत्ति का अधिकार जो है आपके मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप इसके लिए अपने मतलब जैसे अधिकार, ये अधिकार होते हैं तो आप लड़ सकते हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बट अब ये कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो इसे हमने किस में रख दिया है, भाग 12 में रखा है और 300A आर्टिकल में रखा है। पहले ये किस में था, भाग 3 में था। तो जो आपका यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है किस में था, पहले भाग 3 में था, लेकिन आज हमने इसमें किसे रखा है, भाग 12 में। और यहाँ पर आर्टिकल कौन सा इसके लिए, 300A है, और इसे हमने क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, यानी कि आज ये क्या है, कानूनी अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखना है, संपत्ति का अधिकार पहले कैसा था, मौलिक अधिकार था, लेकिन हमें इसे हटाकर भाग 12 300A में रख दिया है। आज ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, कभी ऐसे ही इसको रीड आउट कर लो तो आपको ये बात याद भी रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे रिवाइज तो करा दिया है, संपत्ति का अधिकार पहले 19F और 31 में था, लेकिन आज इसे भाग 12 300A में लीगल राइट के तहत रखा गया है। ठीक है, ये आज आपका कानूनी अधिकार है। संसद क्या कर सकती है, या ना संसद के पास में कुछ पावर है कि वो क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट कर सकती है, उनका संशोधन कर सकती है। और ये संशोधन तब माना जाएगा जब उसका जो मूल ढांचा है उसमें चेंज ना हो, यानी कि जो लिखा गया ना संविधान में उसके मूल ढांचे को बिना चेंज करे क्या कर सकती है, संसद अमेंडमेंट कर सकती है। और ये जो मूल ढांचे में परिवर्तन की बात है, ये सही और गलत कौन ठहराएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ठहराएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, संसद के पास में पावर होती है कि इसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रखनी है। आपके पास में ना जाने कितने सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसमें बहुत सारी नई नई बातें ऐड की गई हैं। ठीक है, पर इसको सही और गलत ठहराने का जो जिम्मा है वो किसके पास में होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उसका मूल ढांचा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया, आपका कानूनी अधिकार हो गया है, भाग 12 300A में रख दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकार जो है वैसे आपके आर्टिकल 12 और 13, 12 में तो बस आपके राज्य की डेफिनेशन दी गई है और 13 में न्यायिक पुनर्वलोकन बताया गया है। 13 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किसकी शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। इसे ही क्या कहा गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन कहा गया है। ठीक है, और 12 में आपके जो भी डेफिनेशन है, देश की डेफिनेशन, राज्य की डेफिनेशन, ये सब दी गई है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य की, देश की और यूटी की डेफिनेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद यहां पर है आर्टिकल 14 से 18 को हम किस नाम से जानते हैं, समता का अधिकार जो है ना आपका। आर्टिकल 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार है। ठीक है, तो 14 से 18 तक का जो पहला अधिकार होगा आपका, इसका नाम होगा समता का अधिकार। ये आपका पहला मौलिक अधिकार है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, समता का अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 14 से 18 तक आपका पहला मौलिक अधिकार है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 में ऐसा क्या दिया गया है। तो आपसे आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। आपका जब टीजीटी का एग्जाम हुआ था तब इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि जो ये आर्टिकल्स थे ये आपके कहीं ना कहीं जो आपके पेडागोजी पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड थे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से सुनने हैं। तो जो आर्टिकल 14 है वो किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे और विधि के समान सबका संरक्षण होगा। अब आप यहाँ पे जिसने पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जो आर्टिकल 14 है उसमें विधि के समान सब क्या बताए गए हैं, समान बताए गए हैं। विधि मतलब कानून होता है, जैसे कानून की नजर में सभी समान है, सबके लिए समान सजा का प्रावधान है। अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं मान लीजिए और अंबानी कोई क्राइम कर देता है तो सजा तो उनके लिए सेम होगी। और यहाँ पर क्या बात कही गई है, विधि का समान संरक्षण होगा। तो यहाँ पर एक बात और भी देखने की है
कि आपके यहाँ पर आपके देश में जैसे बहुत अमीर लोग भी रहते हैं और बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, तो उन दोनों की जो कंडीशन है वो सेम कैसे हो सकती है। मान लीजिए एक बच्चा है जो सोशल ट्राइब के एरिया में रहता है और एक आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों की एजुकेशन सेम तो नहीं होगी। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि विधि के समान सभी समान होंगे और उनका क्या होगा, संरक्षण होगा। तभी यहाँ पर इन्हें रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है, इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि ये क्या हो सके, इनका हम संरक्षण कर सके, विधि का क्या किया जा सके, समान संरक्षण किया जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अमीर अमीर होते चले जाएंगे और गरीब गरीब होते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसमें दो बातें एक साथ कही गई हैं, विधि के समान सभी क्या होंगे, समान होंगे विधि के समक्ष, और दूसरा विधि के समान इनका क्या होगा, संरक्षण की बात कही गई है। मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाएंगे। तो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, आपके विधि की बात करता है, कानून की बात करता है। कानून के सामने सभी समान होंगे और सबका क्या होगा, यहाँ पर संरक्षण होगा। तो आर्टिकल 14 विधि की बात करता है। ठीक है, 14 को याद रखना, किसकी बात करेगा, विधि की। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 15, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। तो आर्टिकल 15 जो है ये राज्य या व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कोई भी राज्य या व्यक्ति, ठीक है, या व्यक्ति के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, उसके साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कई बार कई लोग होते हैं जो ऊंच नीच वगैरह में विश्वास रखते हैं, किसी के धर्म के आधार पर, किसी की जाति के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं, तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके साथ में इन आधारों पर कोई भेदभाव करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। आपका ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, आपके पास में अधिकार है, आप जाकर वहां पर आवाज उठा सकते हैं कि हमारे साथ में हमारे धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो वहां पर उनके खिलाफ दंड का प्रावधान होगा। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आपसे कोई भी मतलब इन आधारों पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 16 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें अवसर की समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 16 में आता है कि इसमें क्या होगा, सभी समान होंगे। ये किसके लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए है। तो ये क्या है, अवसर की समानता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म निकला है, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं। बाद में वो रिजर्वेशन की बात अलग आ जाती है, वो इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। वो किस लिए किया गया है, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके, इसलिए रिजर्वेशन लाया गया है। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन की बात नहीं करता, अवसर की समानता की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अब इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इनको संरक्षण देने के लिए आरक्षण की बात भी कही गई है। ठीक है, तो यहां पर ये अवसर की समानता है और यहाँ आरक्षण की बात भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल 16। आपको ये सारे सब क्लोजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में आने भी नहीं वाले हैं। इसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यानी कि जो आपसे भेदभाव करते थे टच वगैरह से रिलेटेड, यानी कि ये इस जाति का है, उस कैटेगरी का, तो मुझे छू नहीं सकता है, तो ऐसी सारी बातें किसमें कही गई हैं, आर्टिकल 17 में कही गई हैं। ठीक है, इसके लिए कानून भी बनाया गया है कि आप अगर किसी के साथ में इस आधार पर भेदभाव करते हैं तो आपका क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। इसमें क्या होगा, आपकी उपाधियां जो हैं उनका खात्मा किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि जब अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो ना बड़े चालाक थे, वो ना हम इंडियंस को खुश करने के लिए उपाधियां दे देते थे, और उपाधि देने के बाद में दो ही लोगों के बीच में फूट डलवा देते थे, कि जिसे उपाधि मिलती थी वो ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, और दूसरे वाले के मन में हीन भावना आ जाती थी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि कोई भी किसी तरीके की हम कोई भी उपाधि नहीं देंगे। जैसे लॉर्ड की उपाधि मिलती थी, ठीक है, विलियम की उपाधि मिलती थी, जैसे अलग अलग उपाधियां मिलती थी, सर की उपाधि देते थे। तो ये सारी उपाधियों पर क्या कही गई, इन्होंने रोक लगाई है। इसके साथ साथ हमारे भारत में जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे जो भी भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, भूषण दिया जाता है, श्री दिया जाता है, ये सब उपाधियों में काउंट नहीं होते हैं, ये आपके सम्मान है। ऐसे आपके नाम के साथ में तो कोई भारत रत्न नहीं लगा के चलेगा, है ना। पहले जैसे सर लगाकर चलते थे, लॉर्ड लगाकर चलते थे नाम के आगे, तो ये नाम के आगे तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये कहा गया है कि ये जो जितने भी इस मतलब ये अवार्ड है, हमारे पुरस्कार है, हमारे सम्मान है, ये उपाधियों में नहीं आते हैं। भारत रत्न आपका 1954 में शुरू हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगी भी सही जब मैं आपको स्टैटिक जीके की क्लास पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट कल की क्लास में आप ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। एग्जाम फैक्ट चैनल पर आएगा ये टॉपिक,
टॉपिक हमारा पूरा सारे के सारे मतलब जो भारत में प्रथम पुरुष रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आपका पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा है समता का अधिकार। 14 में मैंने आपको क्या बताया, विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। 15 में मैंने आपको बताई 4 बातें, उनके आधार पर आपसे क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में मैंने आपको बताया अवसर की समानता। 17 में मैंने आपको बताया है असपष्टता का अंत। और 18 में हमने क्या पढ़ा है, उपाधियों का अंत। तो ये बातें सारी याद रख लेनी है आपको, अभी मैंने आपको रिवाइज भी करा दी है। तो पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 की बात करता है। अब हम चलते हैं सेकंड हमारे मौलिक अधिकार पर, ठीक है। यहां पर बस ये लिखा गया है कि जो ये वीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट थी 1989 से 90 के बीच में पास कर दी गई थी, इसमें रिजर्वेशन वगैरह दिया गया था। इसके बाद हम सेकंड मौलिक अधिकार पर चलते हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 की बात करता है, और इसमें आर्टिकल 19 में हमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 टाइप की फ्रीडम की बात कौन करता है, आपका आर्टिकल 19 करता है, ठीक है। इसमें ना इसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया, जैसे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G, H, इस तरीके से हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं 19A, ए से ए है और यहां पर भी ए ही है, अभिव्यक्ति। तो 19A में किसकी बात करता है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि आपके पास में पूरी फ्रीडम है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये क्या है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद आर्टिकल 19B की बात कर लेते हैं। बी में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करता है 19B, यानी कि आप शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। सी में क्या कहा गया है कि संघ बना सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, बट ये ऐसे नहीं होने चाहिए, आप किसी आतंकी समूह में शामिल नहीं होने चाहिए। ऐसे संघ होने चाहिए जो देश की हेल्प करे, जैसे एनजीओ बना लेते हैं कई लोग, इस टाइप के, ठीक है। 19D में क्या है, आवागमन, यानी कि आना जाना, आप कहीं भी किसी भी हमारे देश के किसी भी कोने में बिना झिझक के आ जा सकते हैं। ई में किसकी बात कही गई है, रेजिडेंस की बात कही गई है। एफ हमने अब खत्म कर दिया क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता था। और जी में क्या है, प्रोफेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। मुझे पता है आप ऐसे इसको देखकर डर गए होंगे, कितने सारे हम कैसे याद रख लेंगे। तो 19A की बात बताती हूँ मैं। ए से ए है और ए से ही क्या है, अभिव्यक्ति है। तो ए में ए वाला आएगा, यानी कि अभिव्यक्ति आएगी। बी में ऐसे याद रख लेना कि शांतिपूर्ण रहेगा, ये ए के बाद बी आता है वो शांति से बैठ जाता है, तो बी में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। इसके बाद सी से स और सी से ही संघ है, तो दोनों में स की साउंड है, तो सी वाले में क्या है, हम संघ बना सकते हैं। डी से दिल्ली होता है ना, तो दिल्ली में क्या रहता है, आवागमन रहता है, यानी कि आना जाना लगा रहता है, बहुत क्राउडेड एरिया है। तो डी से दिल्ली है और डी से ही 19D में क्या बताया गया है, आवागमन है। इसके बाद ई, रेजिडेंस, आर ई, रेजिडेंस में ई आता है, रेजिडेंस, ई में क्या है, रेजिडेंस है, आर ई है, ठीक है। तो आर ई में क्या है, ई में क्या है, आर ई है, यानी कि रेजिडेंस है। जी में क्या आता है, जो जी में आए आप क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। तो 19G में क्या आएगा, आपका प्रोफेशन आता है। तो ये है आपका 19 आर्टिकल जो आपके राइट टू मतलब बोलने की आजादी से संबंधित है, आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 19A में आपके पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, सी में संघ बना सकते हैं, डी में दिल्ली तो आवागमन है, ई में आर ई तो रेजिडेंस है, जी में जो जी में आया आप प्रोफेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 20 में यह बताया गया है कि जब तक आपकी दोष सिद्धि नहीं हो जाती है, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आपको सजा नहीं दी जाएगी, और आपको जिस टाइम आपने जो क्राइम किया था उस टाइम की ही सजा दी जाएगी। आपको कोई भी 2 बार सजा नहीं दे सकता, दोहरे दंड से बचाव है, यानी कि एक क्राइम के लिए आपको एक ही सजा मिलेगी, 2 सजा नहीं मिल सकती है। अगर आपने एक से ज्यादा क्राइम किया तब आपको दोहरा दंड दिया जा सकता है, लेकिन जब आपने एक बार क्राइम किया है तो आपको एक ही बार सजा दी जाएगी। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में क्या देता है, संरक्षण देता है। जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या देता है, ये संरक्षण देता है, तब तक आपको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 20 में कहा गया है। इसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। ये आपको स्वतंत्रता देता है, आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, साथ साथ आपके पास में निजता का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 एक ऐसा अधिकार है जो आपसे जुड़ा हुआ, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आपके सांस लेने से जुड़ा हुआ है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, साथ साथ आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप घर में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारी बातें आपकी राइट टू प्राइवेसी में आती हैं, ठीक है। आप किससे बात करते हैं, ये सारी बातें आपके निजता के अधिकार में शामिल है। तो ये किसमें, आर्टिकल 21 में है।
ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसके बाद इसमें आर्टिकल 21 में मनुष्यों के जीवन के अधिकार से के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करने के बाद में जो आपका राइट टू एजुकेशन है, आरटी हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए इसमें क्या बना दिया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी कि उनका मौलिक अधिकार होगा कि वो क्या कर सके, एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात करता है 21A। आर्टिकल 21A के तहत आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात करता है, इसमें 21A जोड़ा गया है, अमेंडमेंट किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 की, निवारक निरोध, प्रिवेंटेटिव डिटेंशन, यानी कि जब आपके ऊपर शक हो तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये सब 22 में बताया गया है कि निवारक निरोध किया जा सकता है, आपको किसी भी मतलब आपके ऊपर शक होने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 22 में बताया गया है। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं अभी सेकंड वाला पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पढ़ा है। 19 में मैंने आपको सारा बता दिया ABCD करके। ठीक है, इसमें हमारे पास राइट टू मतलब स्पीच की फ्रीडम की बात करता है 19। 20 में किसकी बात होती है, 20 में मैंने अभी आपको बताया है दोहरा दंड से बचाएगा। 21 में आपके पास में राइट टू लाइफ है, और 22 में आपके पास निवारक निरोध है, यानी कि प्रिवेंटेटिव डिटेंशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे मौलिक अधिकार पर हमारे, तो ये दो ही आर्टिकल इसमें है, आर्टिकल 23 एंड 24। अब हम पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है, इसके साथ साथ आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है। 23 में क्या आता है, बलात्श्रम, मानव का दुराचार और बंधुआ मजदूरी। ठीक है, तो इसमें आपसे कोई भी बलात्श्रम नहीं करा सकता है, आपका कोई मतलब दुराचार, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, साथ साथ आपको कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। पहले ऐसा होता था ना कि कोई पैसे लेता था, उसके स्टैंप लगा देते थे कि ये क्या बन गया, हमारा बंधुआ मजदूर बन गया है। अब हम जब तक चाहें इससे काम करा सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट सा हो जाता था इंसान का। तो यहाँ पर बलात्श्रम के ऊपर, मानव के दुराचार पर और बंधुआ मजदूरी पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो ये किसमें है, आर्टिकल 23 में है। तो आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, बलात्श्रम की बात करता है, मानव के दुराचार की बात करता है और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 24 की हम बात कर लेते हैं। तो 24 में क्या है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर क्या है 14 है, तो ऐसे समझ जाना 24 14, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो उन्हें हम खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। जैसे फैक्ट्रीज होती है, चूड़ी बनाने के कारखाने हैं, पटाखे बनाने के कारखाने हैं, उन सब में हम उन्हें नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों को कारखानों में, खतरनाक कामों में क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो ये किसमें, आर्टिकल 24 में है। तो यहां पर हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, 23 में और 24 में। 23 में बलात्श्रम की बात है, 24 में हमारे पास में 14, यानी कि 14 एज से कम के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। तो ये किस में आता है, आपके शोषण के अधिकार में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते किसी को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार 4th नंबर का है, धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पर ये धर्म की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 से 28 की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है 25 में, पहले हम पढ़ेंगे 25 में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, इसकी आपके पास में पूरी फ्रीडम है, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता में 25 में क्या है, आपके पास में धर्म को मानने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो आपके घर के क्या करने लगते हैं, आपके रिश्ते के लिए आपका प्रचार करने लगते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 25 के होने के बाद क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये सारा का सारा मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं है। तो याद करने का तरीका है कि आप 25 में होने के बाद क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार और धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो 25 में क्या है, प्रचार है। इसके बाद है 26। तो आर्टिकल 26 क्या होता है, यहाँ पर धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट की 26 में क्या है, मैनेज करना आना चाहिए आपको। अब आप सारी चीजें मैनेज करना सीख जाएंगे। तो धार्मिक स्थलों का क्या है, मैनेजमेंट है। 26 में क्या आता है, आपके पास में मैनेजमेंट आता है। 26 में धर्म की वृद्धि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आपने कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर कोई मान लो हिंदू धर्म अपनाता था या मुस्लिम धर्म अपनाता था, मुस्लिम धर्म पर तो टैक्स नहीं लगते थे। जब ये मुगलों का काल था तब हमसे अलग अलग धर्म को मानने के लिए टैक्स लिए जाते थे, जैसे जजिया, जकात, इस तरीके के टैक्स लगते थे। बट आज हमारे देश में कोई भी धर्म आप मान सकते हैं,
और आपके ऊपर उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो 27 में क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, 27 के हो गए ना, पैसे नहीं मांग सकते घर से, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। टैक्स नहीं मतलब टैक्स नहीं है, यहाँ नहीं की बात है, तो आप कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो धर्म की वृद्धि पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे आप। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 27 में कहा गया है। 28 में ये कहा गया है कि आप किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहां पर आपसे कोई भी जबरदस्ती करके कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़वाया जा सकता जब तक कि आपकी इच्छा खुद की ना हो, ठीक है। जनगण मन, वंदे मातरम, ये सब धार्मिक में नहीं आते हैं, ये हमारे देश के हैं, इनके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई जैसे कुरान पढ़वाता है, गीता पढ़वाता है, बाइबल पढ़वाता है और आप उसे नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप उसके लिए मना कर सकते हैं। तो एक इसमें कहा गया, आपके आर्टिकल 28 में कहा गया है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, 25 में क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, 25 में 25 पैसे प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 26 में आप समझदार हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। 27 में आप खुद कमाने लगेंगे तो टैक्स नहीं, ठीक है। 28 में आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़वाने के लिए, तो ऐसे इसको याद करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा यहाँ पर मौलिक अधिकार जो संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये आर्टिकल 29 और 30 की बात करता है। इसमें क्या आता है, आपके पास में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब ना, ये अल्पसंख्यकों के लिए, हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए है। जो माइनॉरिटीज होती हैं, जैसे हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी क्या हमारे देश में माइनॉरिटीज हैं, तो उनको ये अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 में क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने हितों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। उनके पास में ये राइट है कि वो अपने जो भी इनकी जो भी कल्चर है उसे बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो ये 29 में कहा गया है। 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है कि वो अपने मदरसे स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से उनका जो भी मतलब धार्मिक संस्थान है वो क्या कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की किसका अधिकार है, यहाँ पर संस्थाओं को ओपन करने का अधिकार कहा गया है। तो यहाँ पर धार्मिक प्लस भाषाई आधार पर, ये किस किस के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, साथ साथ भाषा के आधार पर हो सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, किस आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर और अपनी लैंग्वेज के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर। तो 29 और 30 किसकी बात करता है, आपके पास में अल्पसंख्यकों की बात करता है, माइनॉरिटीज की बात करता है। आपका जो संविधान है, संविधान में अल्पसंख्यक जो शब्द है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने का अधिकार किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। तो 5वें में हमने क्या पढ़ा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और ये किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। 2 आर्टिकल आते हैं उनके, 29 और 30। 29 में क्या बात है कि वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। 30 में ये क्या कर सकते हैं, अपने धार्मिक और भाषाई आधार, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बात कही गई है कि आप क्या कर सकते हैं, 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के मतलब हितों के संरक्षण की बात कही गई है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 32, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा गया है, सोल कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा है, ये सोल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है आर्टिकल 32 को। ये ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ये, इसमें ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास पावर होगी कि आप क्या कर सकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये जो आर्टिकल 32 है, इसके तहत हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। तो 226 आर्टिकल के तहत आप क्या कर सकते हैं, इसकी शरण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की रीट्स किसमें दी गई हैं, आपके 32 में दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 1, यहाँ पर रीट्स कही गई हैं। कुछ रीट्स हैं जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बस कॉर्पस है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी बंदी है उसको सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। परमादेश में इसे बोला गया है मैंडामस, यानी कि काम ना करने पर ये ऑर्डर दिया जाता है, तो इसे क्या नाम देते हैं, मैंडामस। इसके बाद है, इसमें मना किया जाता है, प्रोहिबिशन किया जाता है। अधिकार परीक्षा में क्वो वारंटो बोलते हैं इसे हम। इसमें बोला जाता है कि आपने किस अथॉरिटी से काम किया, यहाँ पर ज्यादा काम कर देता है कोई इंसान तब उसे रोका जाता है। इसके बाद है उत्प्रेषण लेख, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी केस क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पर कुछ रीट्स हैं जो यहाँ पर आर्टिकल 32 में दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो आपका 21A आर्टिकल है वो कैसे ऐड किया गया। तो इसके लिए 86th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ, 2002 में। ये याद रखना है, 21A
ए को कब ऐड किया गया, हमने कब ऐड किया शिक्षा के अधिकार को, 86th अमेंडमेंट 2002 से हमने इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आरटीआई, ये आपके आर्टिकल 19 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है और आरटीआई भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, हम कुछ भी बात पूछ सकते हैं। तो ये 2004 में संसद में इसके लिए क्या लाया गया था, विधेयक लाया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए क्या लाया, 2004 में विधेयक लेकर आए, 11 मई 2005 को इसे संसद ने पारित किया। फिर राष्ट्रपति ने इसे कब मंजूरी दी है, 5 जून को इसको मंजूरी दे दी 2005 को, ठीक है, 5 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी है और ये लागू कब हो जाता है आपके 12 अक्टूबर 2005 को। इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाली डेट याद रख लेना कि ये कब लागू होता है, 12 अक्टूबर 2005 को आपके देश में सूचना का अधिकार लागू हो जाता है। और ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बन जाता है, 55वां देश बन जाता है। इसमें ना अगर आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर आपको आपकी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है तो इन्हें क्या है, मतलब यहाँ पर 48 में आपको 48 आवर में आपको सूचना देनी पड़ेगी। इसके बाद आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के कानून से संबंधित है, सेना के कानून से संबंधित है और 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। तो बस यहीं तक के जो आर्टिकल्स थे वो आपको पढ़ने थे, जो मैंने आपको जो बता दिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। इंडिया में पहली ऐसी स्टेट आरटीआई लगाने वाली, मतलब आरटीआई लागू करने वाली गोवा थी। यहाँ पर देश में लागू होने से पहले भी इसने अपने यहाँ पर एक तरीके का ये राइट दे रखा था लोगों को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। कहां से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, अमेरिका से, भाग 3 में आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार हैं। 12 में हमने क्या पढ़ा है, राज्य के बारे में बताया गया है। 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है। 14 में मैंने आपको बताया है विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। 15 में मैंने आपको बताया 4 आधारों पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में आपको अवसर की समानता दी गई है। 17 में असपृष्टता का अंत किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया। इसके बाद मैंने आपको सेकंड पढ़ाया था 19 से 22 तक। 19 में आपके पास में राइट फ्रीडम टू मतलब स्पीक होगा, बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में आपके पास में दोहरे दंड से बचाव है। 21 में आपके पास में राइट टू लाइफ था और 22 में हमने पढ़ा था कि आपको कोई भी क्या कर सकता है, हिरासत में ले सकता है अगर आपके ऊपर शक है तो। इसके बाद हमने पढ़ा था 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में आपसे कोई भी क्या नहीं करा सकता, बलात्श्रम नहीं करा सकता है। 24 में 14 वर्ष से कम के हैं तो आपसे क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर कारखाने में आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद मैंने आपको बताया था 25, 26, 27 और 28, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बताए थे, धर्म से रिलेटेड थे। 25 में प्रचार करेंगे, 26 में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद 27 के हो जाएंगे तो कोई टैक्स नहीं देंगे। 28 में मैंने आपको बताया था कि आपसे कोई जबरदस्ती कॉलेज या स्कूल में धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़वा सकता है। इसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार पड़े थे 29 और 30 में, ठीक है। 29 में आप उनके हितों का संरक्षण कर सकते हैं। 30 में कुछ भी आप जैसे ओपन कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर, धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर, ठीक है। इसके बाद 31 पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 32 में आपके पास में यहाँ पर जब न्यायिक जो आपका मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, रीट्स वगैरह दी गई हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। आपकी क्लास आज की यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, आपको डेली क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपको और टॉपिक कराने वाली हूँ, जैसे आपका ये जो स्टेट और यूटी वाला टॉपिक है, कौन सी स्टेट कब बनी थी, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा की सीट्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन किसे शपथ दिलाता है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ किसकी सैलरी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है, कौन से भाग में क्या कहा गया है, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्लासेस में आपको मोस्ट ऑफ जो भी आपका पॉलिटी का सेक्शन रहेगा वो कवर करा दूंगी। सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता है और सारा हमें पढ़ना भी नहीं है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में इन नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।